नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। जीआर स्टडी हब में आपका स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद आज हम पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी में जो पिछली बार हमने संधि के अलग अलग कक्षाएं ली थी उसका एक सार समग्र रूप आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हिंदी के तीनों रूपों को अपन पढ़ेंगे संधि के। और आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस कक्षा को आप जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आपके साथ साथ आपके मित्र भी बढ़ सके, वो भी आगे बढ़ सके। रीट की विज्ञप्ति जो सरकार ने जल्दी जारी करने वाली है और तिथि की घोषणा वैसे भी कर दी है, तो अब अपने को कुछ कर गुजरना है। और कर गुजरने के लिए बंदे तुझे कुछ करना होगा। तू मेहनत कर, आगे बढ़, तू कुछ कर, तू मनुष्य है, तू ठहर मत, तू रुक मत, तू आगे बढ़। तेरा आगे बढ़ना, तेरा मुस्कुराना, तेरा चलना और तेरा लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना, एक होकर के और नेक दिल से अपने स्तर के अनुसार अपनी बुद्धि लब्धि को बढ़ाते हुए अपन को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसी को मद्देनजर रखते हुए अपन पढ़ते हैं संधि। सबसे पहले संधि, इस संधि के तीन रूप। जो संधि है वो तीन रूपों में क्यों? संधि क्या है? सबसे पहले तो संधि ये दो शब्दों से मिलकर बना, जिसका मतलब सम और धी। इसके अंदर आपकी अनुनासिक संधि है, वो भी कौन सी? स्वर्ण संधि। सवर्ण, और इसमें कौन से? सवर्ण के बाद में एक तो पूर्व सवर्ण होता है, एक पर सवर्ण, ये पर सवर्ण संधि है। इसमें पहले पांचवा वर्ण है अनुनासिक वर्ण और उसके बाद धी शब्द, यानी कि जो कै से लेके मैं तक जो आगे अपने आएंगे उसमें पढ़ेंगे। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है संधि। और संधि का मतलब होता है दो वर्णों का मेल। दो वर्णों के मेल को अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और अगर दो वर्णों में केवल संयोग होता है, उसमें कोई आकार, इसमें क्या होगा? जब संधि होगी तो उसके अंदर लेखावट में परिवर्तन होगा और लेखावट के साथ साथ उसका जो शब्द रूप है उसमें भी परिवर्तन होगा, उच्चारण में भी परिवर्तन होगा। लेखनी और उच्चारण दोनों में परिवर्तन हो तो हमारी कौन सी संधि? वो होगी संधि। और अगर एक होता संयोग। अब संधि किस चीज में? जैसे कि अपन ने लिखा जगत धन ईश, तो ये हमारी संधि है जगदीश। तो क्या संधि में क्या है? संधि है वो दो वर्णों का मेल है, और दो वर्णों के मेल के साथ साथ ही इसमें एक और शर्त है, लेखनी और उच्चारण में क्या होगा? परिवर्तन होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि वहां पे संधि है। जैसे जगत धन ईश अपन ने लिखा है तो त का द बन गया और जो ई की मात्रा थी उसमें लग गई और ये जगदीश। इस शब्द में और इस शब्द में फर्क हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी इस शब्द में क्या है? संधि है। जैसे कि अपन ने लिख दिया हिम धन आल्य, तो इसमें भी ये डायरेक्ट हिमालय नहीं लिखा जाएगा, इसको हिमालय से लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये भी संधि है। अब एक होता है संयोग। संयोग में क्या होता है? संयोग में यही चीज होती है कि संयोग में दो वर्णों का केवल संयोग होता है, मेल नहीं होता। क्या होता है? संयोग, जुड़ते, सिर्फ जुड़ते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है? लेखनी अपरिवर्तित रहती है और उच्चारण भी अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? लेखनी और उच्चारण अपरिवर्तित, उच्चारण भी अपरिवर्तित और लेखनी भी अपरिवर्तित। यह हमारा क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। अब तो अपन संधि को पढ़ रहे हैं और संधि का ये भाग, और ये हो गया संयोग। उसके बाद अब आगे अपन इसके रूप पढ़ेंगे। संधि कितने रूपों में? संधि वैसे हिंदी में आई क्यों? हिंदी में आने का इसका मकसद क्या था? संधि इसलिए आई कि संधि से ही शब्दों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शब्दों का निर्माण होता है। अब संधि से शब्दों का निर्माण कैसे होता है? जैसे एक शब्द था हिम, एक था आल्य, दोनों जुड़े बन गया हिमालय। अब हिमालय क्या? एक बर्फ से घिरा हुआ पर्वत, बर्फ का घर कह सकते हैं। आल्य का मतलब होता है घर, आश्रय स्थल। बर्फ का आश्रय स्थल या बर्फ का घर है वो क्या है? हिमालय। विद्या का घर विद्यालय। जगत धनीश, पूरे जगत संसार का ईश भगवान जगदीश। जगदीश किसका? भगवान का पर्यायवाची शब्द है। तो ये हमारी संधि इसीलिए आई ताकि संधि से शब्दों का निर्माण किया जा सके। और दो वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब परिवर्तन है। विकार कोई गैस या भाई विकार नहीं है, रोटी जिमीर के पची नहीं, आज भाई डका रोडो है, वो वाला विकार नहीं, वो विकार अलग है। अपन पढ़ रहे हैं संधि, और संधि के अंदर विकार का मतलब होता है परिवर्तन होता है। वहां पे क्या होता है? परिवर्तन। चलो अब इसमें परिवर्तन कैसे होता है?
दो वर्ण मिलते हैं जिस प्रकार। अब इसके तीन रूप है। तीन रूप क्यों है? क्योंकि हिंदी में अपन ने पढ़ा स्वर, व्यंजन और तीसरा शब्द होता है विसर्ग। अब ये तीन ही रूप है जब वर्ण के, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब तीन रूप है तो संधि के प्रकार के कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। संधि के तीन प्रकार है। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, ये होगी अपनी स्वर संधि। उसके बाद है व्यंजन संधि, ये होगी व्यंजन संधि। और इसका तीसरा रूप वो कौन सा है? विसर्ग संधि। प्रत्येक संधि के अलग अलग और भाग है। स्वर संधि के 5 भाग है, व्यंजन संधि के 6-7 भाग है, विसर्ग संधि है इसके भी 3-4 भाग है। तो अब इसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर संधि में क्या होगा? दो स्वरों का मेल होगा, स्वर के साथ स्वर, स्वर प्लस स्वर, तब कौन सी संधि? स्वर संधि। और इसमें स्वर और व्यंजन किसके साथ जुड़ेंगे? व्यंजन के साथ जुड़ेंगे। इन दोनों का ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में क्या होगा? एक विसर्ग होगा, साथ में स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है और विसर्ग भी हो सकता है, तीनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मोटे तौर पर इसको 3 भागों में बांटा गया। सवाल पूछना संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। सीधा साधा जवाब, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए जीवन में, ये हमेशा ध्यान रखो। हारा वही जो डर गया और उठा वही, या लक्ष्य को उसी ने प्राप्त किया जो डरा नहीं, जो हारा नहीं, जो रुका नहीं, जो ठहरा नहीं, सिर्फ आगे बढ़ता रहा, उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, उसने फतेह हासिल कर ली। महाराणा प्रताप को आप जानते होंगे, संघर्षों से जूझ करके भी हिंदुस्तान में उसका नाम आज भी एक आदर के साथ लिया जाता है। चलो अपन पढ़ रहे हैं संधि। संधि में सबसे पहले पहला भाग स्वर संधि। स्वर संधि के कितने रूप? 5। अगर पूछ लिया जाए स्वर संधि कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। सीधा साधा उत्तर होना चाहिए 5 प्रकार। 5 प्रकार में अपन पहला प्रकार पढ़ते हैं यण संधि। कौन सी संधि पढ़ते हैं? यण संधि। अब यण संधि का सूत्र है, संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत के अंदर संधि को सूत्रों के द्वारा अपन को समझाया गया, जिसमें सूत्र होता है इको यणची। इको यणची, इसका मतलब क्या हुआ? इक, इक का मतलब है ई, उ और री। ठीक है, इसमें इसका दीर्घ भी शामिल है, इसमें इसका दीर्घ शामिल है, और इसमें संस्कृत में री बड़ी होती है, वैसे हिंदी में होती नहीं है, तो उसमें अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा। इनके सामने कोई असमान स्वर आता है तब क्या होगा? तब ये यण हो जाएगा। यण का मतलब है ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। इको यणची। कौन सी संधि है? इको यणची। यानी कि ई उ और री के सामने अगर कोई असमान स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है। ठीक है ना? अब य व र कैसे होगा? जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, प्रत्येक। अब यह दिख गया, मतलब इसमें कौन सी, यहां पे यह दिख रहा है, कौन सी संधि है? यण संधि। कैसे? प्रति धन एक, प्रत्येक। कौन सी संधि होगी? अब जैसे अपन ने लिखा है प्रति धन एक, इसके साथ साथ जैसे प्रत्यक्ष। अब इस प्रत्यक्ष को तोड़ेंगे ये, इसका, इस संधि का एक आपको बताऊं उदाहरण। इस संधि की पहचान कैसे करें? इस संधि की पहचान करनी हो तो पहचान के लिए अपन को एक ही चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि अगर अपन को कोई शब्द, तीनों शब्द दिखे य, व और र, और उनसे पहले एक आधा वर्ण हो। कैसा? आधा वर्ण। य से पहले आधा त था, य से पहले आधा त। उस वक्त क्या करिए आप? पहले उसको लिख लीजिए प्र और ये त हलंत, फिर यह को छोड़ दीजिए, यह में से जो भी मात्रा है वो निकाल लीजिए। जैसे यह में अ की मात्रा है तो यह हलंत कर दीजिए और सामने लिख दीजिए अक्ष। ठीक है, इसका एक अक्ष का नियम है, वो आपको बाद में बताता हूं। उसमें क्या है कि एक मिनट, आपको यहां दिख नहीं रहा होगा, प्रत्यक्ष शब्द है, अपन एक ले रहे हैं, अपन शब्द यहां पे लेते हैं प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष में प्र त हलंत
ये अलग करके सामने रख दिया अक्ष। अक्ष का एक नियम है वो मैं बाद में बताऊंगा। इसमें क्या है, अब इसमें यह टूटना चाहिए तो क्या होना चाहिए, ई पहले आ जाना चाहिए, प्रति, ठीक है। अब यह अलग था, यह की जगह ई की मात्रा लगा दी, और साथ में क्या है, अक्ष। यह अक्ष नहीं होगा, यह अक्षी होगा, प्रतिधन अक्षी, और इसको जब जोड़ेंगे वापस तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। ये दो शब्द है, एक तो अक्ष और एक रात्र। अक्ष और रात्र दो ऐसे शब्द है जिनकी संधि करने पर तो वो अक्ष और रात्र ही रहते हैं, लेकिन जो ही उसका विच्छेद करेंगे तो अक्ष की जगह अक्षी हो जाता है और रात्र की जगह रात्रि हो जाता है। जैसे नवरात्र, नव धन रात्रि, ठीक है। और जो ही इसकी संधि करेंगे नवरात्र। प्रत्यक्ष था, प्रतिधन अक्षी, तोड़ा तो अक्षी हो गया, जुड़ा तो वापस अक्ष हो गया, प्रत्यक्ष। तो ये हमारी कौन सी संधि चल रही है, यण संधि। और यण संधि के उदाहरण, अब यण संधि का दूसरा उदाहरण, दूसरा बोला तो व में क्या होता है, उ के सामने कोई भी, जैसे वधु आगमन, वधु आगमन, ठीक है। अब जब अपने वधु आगमन ले लिया, बड़ा ऊ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वह ऊ का क्या हो जाएगा, वह, तो आधा यहाँ पे ऊ हट गया, पीछे ध रह गया, वह और आ उसमें जुड़ गया, वा गमन। वधु आगमन का क्या हो गया, वधवागमन। उसी प्रकार भू धन ऊर्ध्व, भूर्ध्व। अब वो किसका उदाहरण हो जाएगा अपने इसमें क्या होगा, जैसे कि यण संधि ये कहती है ई उ री के सामने अगर य व सॉरी असमान स्वर हो तो उसकी जगह य व र हो जाता है, ठीक है। अब इसको एक बार देख लीजिए, यण संधि का ये सूत्र है, इको यणची, जो संस्कृत से लिया गया है, उसको अपन को याद रखना है, ठीक है ना। इसका एक और उदाहरण है, जैसे कि मनवंतर। पहचान के लिए वही चीज याद रखनी है, य व र दिख जाए उससे पहले आधा, तो म न व है, मतलब कौन सी मात्रा होनी चाहिए, ऊ की, और व में से ऊ निकल गया पीछे जो रा हो, मनु धन अंतर, क्या हो गया, मनवंतर, ठीक है। उसी प्रकार और भी शब्द है, मनवंतर है, धनु धन अंतर, धनवंतर हो जाएगा, अनुधन अय, अन्वय, वो तो उसका उदाहरण हो जाएगा अपनी अय आवाय संधि, जो अयादि, जिसे अयादि संधि कहते हैं, उसका। और इसका तीसरा री के सामने असमान स्वर तो र हो जाता है, उसके उदाहरण अपन देखते हैं। पितृधन उपदेश, क्या हो जाएगा, पितृपदेश। कैसे, तोड़ के आपको इसकी आप जीआर स्टडी हब के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, मेरे नाम से या रामनिवास नाम से, उसमें, और हिंदी विषय की है, उसकी सारी प्ले लिस्ट में आप उसकी विस्तृत व्याख्या देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पूरी संधि कंप्लीट करवाई जा रही है, जिससे आपका संधि का कोई भी क्वेश्चन आपसे अछूता ना रहे। पितृपदेश, जैसे मातृधनंश, तो आपका हो जाएगा मात्रंश। ये हमारी कौन सी संधि होगी, यण संधि। एक बार यण संधि इन उदाहरणों का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। यण संधि इको यणची, ई उ और री के सामने असमान स्वर आया तो वो यण संधि हो गई। स्वर संधि का दूसरा रूप, स्वर संधि का दूसरा रूप कौन सा है, स्वर संधि का दूसरा रूप है, पहले तो लिख लेते स्वर संधि, और स्वर संधि का जो दूसरा रूप है
अयादी संधि। अयादी संधि में भी एक संस्कृत का सूत्र एचो अयवाया। इसमें क्या एच, एच का मतलब संस्कृत में ऐसे 18 सूत्र है, एच, अक, य, यण, इको, ये सारे सूत्रों का अगर अपन उसमें देखें तो उसमें क्या है, इनकी विस्तृत व्याख्या। जैसे एच का मतलब होगा ए ओ, आई और औ। इनके सामने अगर कोई असमान स्वर आता है, इनके साथ में किसका आगमन होना चाहिए, असमान स्वर का, तो क्या होगा, इसका तो हो जाएगा अय, ये बता रहा है अय, फिर इस ये में से ये हलंत है, मतलब अ निकल गया तो हो गया औ, वह हलंत है, वह हलंत है तो आ निकल गया, मतलब आई का हो जाएगा आ ये वापस हलंत है तो फिर आ निकल गया, तो यहां हो जाएगा आव, एचो अयवाया। ठीक है ना, अय, औ, आय और आ, ये हमारी कौन सी संधि है, अयादी संधि। अब इसमें कैसे, उदाहरण के तौर पे जैसे समझे, इसे विले धन अ, क्या होगा, इसकी जगह हो जाएगा ए है, सामने असमान स्वर है तो वी ल हलंत, ए का क्या होना चाहिए अय, और साथ में जो है वो अय। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए वापस, वी ल में यह जुड़ा, ल पूरा हो गया, यह में वो है जुड़ा तो ये पूरा हो गया विलय। उसी प्रकार एक शब्द होता है विनय, विनय में भी वही विनय, सॉरी विनय नहीं, विनय धन अ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा विनय। उसी प्रकार चयन, चे धन अन, नयन, ने धन अन, और भी इसके काफी उदाहरण है। आप सारे उदाहरण, जितनी उदाहरणों की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एक आपको परीक्षा की दृष्टि से और आपके हित की दृष्टि से बता दूं, इन क्लासों को लेने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को सॉल्व कीजिए। जितने भी, अगर कोई शब्द दिख रहा है आप शब्द को तोड़ना शुरू कर दीजिए। आप किसी बस स्टैंड पर खड़े हैं और आपको शब्द दिख गया नयन, तो ये तो कौन सी संधि का उदाहरण है, अयादी संधि। जरूरी थोड़ी हर वक्त पढ़ा जाए, हर वक्त पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन हर जगह पढ़ा जा सकता है, और पढ़ाई हर वक्त हो सकती है। हर वक्त पढ़ा नहीं जाता, पढ़ाई हर वक्त हो सकती है। उसके लिए आपको यही करना है, दिमागी रूप से आपको हर जगह तैयार रहना। कोई शब्द अपन को दिख गया, जैसे अपन बस स्टैंड पे गए, बस स्टैंड पे कोई शब्द लिखा हुआ था, किसी का चयन हो गया, तो चयन में कौन सी संधि है। और भी ऐसे कई शब्द हो सकते हैं। आप उन शब्दों को जहां भी देखो तोड़ना सीख लोगे, हिंदी की संधि आपके किसी भी प्रकार से गलत नहीं होगी, आप उसका सॉलिड और सटीक उत्तर दे पाओगे। अब इसमें दूसरी बात बताऊं, ये आपकी विलय और विनय ये हो गया। अब इसका अगला रूप ओ के सामने असमान स्वर आए तो अ हो जाता है। जैसे किसी का नाम है श्रवण, क्या नाम है श्रवण, क्या होगा श्रो धन अन, ओ है, ओ के सामने असमान स्वर है, ओ का अब हो गया तो यहाँ पे ये स्र, ठीक है, फिर अ स र ये सब हलंती है, ठीक है, स बाद हई र भी आता है। अब अ व हलंत और अन, संधि होते वक्त न का नाम में परिवर्तन होता रहता है, ये व्यंजन संधि का नियम है। अब स्र ये पूरा आ इसमें आ गया, व और वो हो गया ना, ये हो गया आपका श्रवण। श्रवण में श्रोधन अन। अब उसी प्रकार इसका एक और उदाहरण ले, जैसे पवन, क्या हो जाएगा पोधन अन। अब देखो इसमें इसका एक आपको बताऊं, अगर यह से पहले आधा है तो यण संधि है, वह से पहले आधा है तो भी यण संधि है, और र से पहले आधा है
तो भी ऋण संधि है। अयादि संधि कहाँ है? व से पहले अगर पूरा अ है या आ, व से पहले अ और आ की मात्रा दिख रही है आपको, वो भी पूर्ण, अ और आ की मात्रा व से पहले दिखे या य से पहले दिखे, तो वहां पे कौन सी संधि होगी? वहां पे आपकी संधि होगी अयादि संधि। अब जैसे ये हो गया अपना पवन, अब जैसे एक शब्द है नवी, नो धन ई, नवी। एक शब्द और भी हो सकता है, जैसे अपना ये पवन हो गया, नवीन हो गया, श्रवण हो गया, भवन, बहुधन अन, भवन। तो ये हमारी कौन सी संधि है? अयादि संधि। अब अयादि संधि का तीसरा रूप, तीसरे रूप में एक बार इन उदाहरणों के स्क्रीनशॉट लेना चाहो या देखना चाहो तो देख लीजिए। पवन, विलय, विनय, श्रवण। चलो श्रवण से आगे, अब हमारा वापस आय, आई की मात्रा हो तो आय हो जाता है। जैसे इसके उदाहरण लेते हैं, पहला ही गायक, क्या होगा? गई धन अक, ये हो गया गायक। तोड़ने की रीति वही है, शब्दों को अलग कर दीजिए, गई किया, सॉरी पहले ग कर दो अलग, फिर आय निकल गया और फिर ये अलग है, क पूरा कर दो। अब ग, आय का क्या होता है? आय, अगर आय को तोड़े तो इसमें ए प्लस कोई असमान स्वर है। अब कौन सा है असमान स्वर? तो ग का जगह गई और फिर अ धन क, यानी कि गई धन अक, और बराबर हमारा क्या हो गया? गायक। अब गायक है, पावक है, सॉरी पावक अपना उसका उदाहरण हो जाएगा। इसमें गायक, एक शब्द है नायक, नायक का भी नई धनक। एक शब्द है विधायक, एमएलएस, जिनको हिंदी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसको हिंदी में विधायक कहते हैं, ठीक है। अब विधायक में विधेयी धनक हो जाएगा विधायक। विधायक को तो कौन नहीं जानता, अब नेता लोग वो सब जानते हैं, और खासकर विधायक हो, सांसद हो, उन्हें तो बोलना मुश्किल है। कुछ विधायक काम करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो काम भी करवाते हैं और साथ ही साथ हंसी मजाक भी करते रहते हैं। हमारे क्षेत्र के एक एमएलए है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्हें हंसी मजाक के लिए भी लोग खूब पसंद करते हैं। चलो ये हो गया, अपन पढ़ रहे थे संधि, संधि में विधायक, विधायी धन अक, तो ये हमारे आई वाला उदाहरण हो गया। अब अंतिम रहा है आप, जैसे उसमें पावक, क्या होगा? पौ धन अक, पावक, पावन, पौ धन अन, प्रस्राविका, जो प्रसव करवाती है बच्चे को, जब महिला जन्म देती है तो उसका प्रसव करवाने में जो सहयोग करती है वो प्रस्राविका। प्रस्राविका वैसे सहयोग नहीं, प्रस्राविका सॉरी जो जन्म देती है बच्चे को उसे कहा जाता है, यानी कि जो जिसका प्रसव हो रहा है वो प्रस्राविका, ठीक है। उसमें क्या होगा? प्रसव धन इका, क्या हो जाएगा? प्रस्राविका। तो ये हमारी यहाँ पर अयादि संधि पूर्ण होती है। अयादि संधि के बाद में अपन पढ़ते हैं इसका अगला रूप। अयादि संधि के बाद इसका अगला रूप
तीसरा गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। गुण संधि मतलब इसका एक गुण है। अगर अ आ ई मतलब अ आ के सामने ई उ और री हो तो तीनों के स्थान पर गुण आदेश। गुण आदेश का मतलब है अ की जगह क्या हो जाएगा, अ और ई सामने है तो अ की जगह हो जाएगा ई, सामने ई है तो ए, उ है तो ओ और री है तो आर हो जाता है या अर हो जाता है। अब कैसे? अ आ और सामने अगर है ई ठीक है तो क्या हो जाएगा ए। अगर है आ के सामने उ और उ तो क्या हो जाएगा ओ। और अ और आ के सामने अगर री नजर आती है आपको तो उसकी जगह क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। अब हम इसके तीनों को उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण के माध्यम से कैसे कि गुण संधि अ आ के सामने ई तो इसकी जगह क्या हो जाता है ए हो जाता है। कैसे हो जाता है आप समझिए इसे। जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं। आपने एक शब्द लिख दिया नरेश, नर धन ईश। एक शब्द लिख दिया नरेंद्र, नर धन इंद्र। एक शब्द लिख दिया सुरेश, स्वर धन ईश। नरेश नर, अ के सामने बड़ी, अ के सामने बड़ी सॉरी यहाँ पे छोटी ही होती है इंद्र में, और सुर अ के सामने वापस से बड़ी ई आई तो तीनों ही परिस्थितियों में ई और ई जो भी थी उसके स्थान पे ए हो गया नरेंद्र, नरेश सॉरी नरेश, नरेंद्र, सुरेश। तो ये हमारी गुण संधि है, इसमें गुण आदेश होता है। अब जैसे इसका दूसरा उदाहरण अपन लेते हैं। दूसरे उदाहरण में क्या लेंगे, अ आ के सामने उ है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें जैसे ई थी तो नर के सामने बड़ी नरेश। अब इसके और भी उदाहरण थे नरेश, नरेंद्र, सुरेश, रमेश, रमाधन ईश और भी इसके काफी उदाहरण हैं। और मैं पहले भी इसी विषय बता चुका हूं आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को सॉल्व करना। जितने आप उदाहरण को सॉल्व करेंगे उससे आपको ही फायदा होने वाला है। अब जैसे एक इसमें शब्द होता है उपेक्षा, उपधन ईक्षा। अ के सामने ई आई ए हो गया, ये हो गया उपेक्षा। अब अ आ के सामने अगर उ हो तो उसका ओ हो जाता है। उसके लिए भी अपन उदाहरणों के द्वारा समझेंगे जिसमें जैसे किसके द्वारा अपन समझेंगे, उदाहरणों के द्वारा। एक शब्द होता है उदाहरणों के द्वारा समझेंगे मतलब उदाहरण सहित समझेंगे। अब उदाहरण सहित कैसे, धन उदाहरण, दोनों शब्द जुड़ेंगे क्या हो जाएगा शोधारण। किसी भी काम को करेंगे उत्साह से करेंगे, नया काम है उमंग, चेष्टा, उत्साह, उत्साह के साथ करेंगे, उत्साह सही यानी कि धन उत्साह क्या हो जाएगा सोत्साह। ये हमारी कौन सी संधि का उदाहरण है, गुण संधि। अ और आ के सामने अगर उ और उ हो तो उसकी जगह क्या हो जाता है ओ हो जाता है। अब उ और उ के सामने ओ कैसे, जैसे एक और शब्द उसके उदाहरण ले सकते हैं आप नवोदय, नवधन उदय। अब उदय शब्द में भी वैसे संधि है, उदय धन अ, उदय। कौन सी संधि थी अपन ने पहले ही पढ़ी है जस्ट, अयादि संधि।
और इसमें आपको एक शब्द देता हूं मैं, गवेंद्र। कौन सा शब्द? गवेंद्र। वैसे पहले इस संधि को पूरा करते हैं, फिर गवेंद्र पे चर्चा करेंगे। और गवेंद्र में मतलब दो संधियां होती है, और उन दोनों संधियों का अलग अलग रूप है, कौन सा पुख्ता माना जाता है। चलो इसका तीसरा उदाहरण फिर करते हैं। गुण संधि का तीसरा रूप है अ और आ के सामने अगर री हो तो अर हो जाता है। कैसे लिख दिया अपन ने? सप्त धन ऋषि, क्या हो जाएगा? सप्तर्षि। कैसे हुआ? शपथ, री का क्या बताया था? अर। इसमें से क्या निकल गया था? अ। तो यहां पे स पूरा प तलंत, अर और अंत में शी। ठीक है, इनको जोड़िए। श प हलंत त में जुड़ा त पूरा हो गया, र उसके ऊपर चला गया और हो गया आपका सप्तऋषि। यहां तक तो ठीक है। अब इसमें अगला उदाहरण आता है, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें कुछ लोग गलती कर बैठते हैं आ की मात्रा की वजह से। वैसे आ के सामने री आए तो अर होता है। इस बात को दिमाग में कॉन्सेंट्रेट रखना है, एकाग्रचित होकर इस बात को समझना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया है, वर्षा धन ऋतु। क्या लिख दिया? वर्षा धन ऋतु। अब इसमें वर्षा ऋतु नहीं होगा, मतलब ये है कि ये मत कर देना वर्षा ऋतु, ये गलत है, दैट्स रॉन्ग। सही क्या होगा? वर्ष ऋतु सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह अब सॉरी र अलंत स अलंत आ निकाल लिया, सामने री है और बाद में तू है। व र और स, तो स अलंत है, आ और री जुड़ेंगे, अर हो जाएगा और अंत में तू है। वर्ष अ इसमें जुड़ा, स पूरा हो गया और वो र उस त के ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा वर्ष ऋतु। ये आपका सही आंसर है। उसी प्रकार इसके और शब्द हो सकते हैं, जैसे राजा धन ऋषि, तो वो भी राजर्षि होगा, राजर्षि नहीं होगा, राजर्षि। और भी इसके कई उदाहरण हैं, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण को सॉल्व करें, जिससे आपको परीक्षा हॉल में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। यह आपकी थी गुण संधि, और गुण संधि के बाद में स्वर संधि का चौथा रूप बोले तो दीर्घ स्वर संधि। यहां पे आपकी चौथे रूप में आ जाएगी दीर्घ स्वर संधि, जिसमें अ के सामने अ आ हो या आ के सामने अ आ हो तो आ हो जाता है। इसमें यही अ और आ के सामने अगर अ और आ कोई भी है तो उत्तर होगा आ। ई और ई के सामने कोई भी है सेम ही तो हो जाएगा बड़ी ई, और ऊ के सामने अगर कोई है समान स्वर तो उसकी जगह भी क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा। और उसके बाद अब अपन इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण के द्वारा कैसे? वैसे दीर्घ स्वर संधि हमेशा स्वर संधि पढ़ेंगे, सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि पढ़ी जाती है। दीर्घ स्वर संधि के बहुत से उदाहरण है, कहीं से शुरुआत कर सकते हो। हिम धन आल्य तो वही हिमालय, ठीक है। और आगे से आ हो गया विद्या धन आल्य, वही विद्यालय जिसमें अपन पढ़ने जाते हैं, और जो पिछले 10-11 महीनों से बंद है, जिसमें L2 के तहत हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और उसी प्रकार और भी इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। अब इसका जैसे दूसरा उदाहरण ई और ई के सामने अगर ई और ई है
तो उसके स्थान पर बड़ी ई हो जाएगी। अब कैसे होगी इसको भी अपन उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ई और ई सामने छोटी और बड़ी, दोनों परिस्थितियों में क्या होगा, हमेशा बड़ी ही रहेगी। दीर्घ का मतलब यही होता है कि जब दो समान स्वर, चाहे उसमें एक ह्रस्व स्वर हो एक दीर्घ हो या दोनों दीर्घ हो, दोनों परिस्थितियों में दीर्घ स्वर ही होगा। इस बात को आपको हमेशा मद्देनजर रखना है, ठीक है ना। अब इसके लिए उदाहरण आपको बताया, जैसे कि रविंद्र। अब रविंद्र का मतलब यह हुआ रवि धन इंद्र। रविंद्र किसका पर्यायवाची है, रवि सूर्य का पर्यायवाची है और सूर्य का देवता, इंद्र का मतलब होता है देवता, सूर्य का देवता, रवि धन इंद्र। उसी प्रकार महेंद्र, उसमें मही पृथ्वी, पृथ्वी का देवता, वो हो गया महेंद्र। सचिंद्र, सतेंद्र, ऐसे कई उदाहरण और हो सकते हैं। उदाहरणों के लिए बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, आपको इसको समझना है कि जब बड़ी ई दिख जाए, बड़ी ई दिख जाए, आ दिख जाए और बड़ा ऊ दिख जाए, उस सिचुएशन में एक ही चीज को मद्देनजर रखना है कि वहां पे आपकी दीर्घ संधि हो रही है। री और री जोड़ के बड़ी री होती है, लेकिन वो संस्कृत में होती है, संस्कृत यहाँ है नहीं, हिंदी के अंदर उसे नहीं लिया गया है, इसलिए वो हिंदी में वो संधि काम नहीं आएगी, वो संस्कृत पढ़ोगे तो उसमें काम आएगी। और इसका तीसरा उदाहरण था जिसमें अपने ऊ और ऊ के सामने अगर ऊ और ऊ है तो उसकी जगह भी बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे कि गुरु है और धन कर दिया उपदेश, तो क्या हो जाएगा गुरुपदेश। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, छोटे ऊ की मात्रा थी गुरु शब्द में, छोटा ऊ गुरु। अब गुरु तक तो ठीक है, अगर आपको कोई गुरु कहता है तो अच्छी चीज है, लेकिन गुरु अगर रू की मात्रा यही बड़ी कर दी तो वो गधे का पर्यायवाची हो जाता है। अपन को यहाँ पर पढ़ रहे गुरु उपदेश, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया, तो रह के अंदर जो मात्रा होगी वो गांठ लगा कर आएगी, यानी कि गुरु उपदेश। इसके अन्य उदाहरण जिसमें अपन देख सकते हैं, जैसे लघु उर्मी है, सिंधु उर्मी है। ये उर्मी का मतलब होता है लहर, सिंधु उर्मी यानी कि सिंधु की लहर या समुद्र की लहर, लघु उर्मी छोटी लहर। तो ये हमारी होगी कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बाद में स्वर संधि का आखिरी रूप, पांचवा रूप पढ़ेंगे, जिसे अपन कहते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, जैसा नाम में विदित है वृद्धि होती है। क्या होती है वृद्धि, शरीर की वृद्धि योग करने से, कसरत करने से और हष्टपुष्ट शुद्ध भोजन खाने से जिस प्रकार शरीर में वृद्धि होती है वो शारीरिक वृद्धि। लेकिन यहाँ पर अपन संधि पढ़ रहे हैं, संधि की वृद्धि कैसे होगी, संधि में वृद्धि यह होती है जैसे कि ए और आई, अ और आ के सामने, सॉरी ए और आई के सामने कोई भी असमान स्वर आता है, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में यही होगा अ और आ के बाद जब ए आई या ओ औ आए तो उनकी जगह क्रमशः आई और औ हो जाता है। कैसे, जैसे अ और आ था साथ में, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। और अ और आ के सामने अगर वही ओ और औ आ जाए तो क्या हो जाएगा औ हो जाएगा। तो ये हमारी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। इसको उदाहरण के तौर पर जैसे एक धन एक, अ है के सामने ए आया मतलब एक एक, कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। अब इसमें एक एक हो सकता है, और भी इसके उदाहरण अपन ले सकते हैं। और जैसे कि अ और आ के सामने अगर ओ और औ आए तो उस सिचुएशन में औ हो जाता है। किस प्रकार, जैसे कि एक जलोग शब्द होता है,
जलोग, एक होता है मौष्द। अब जलोग कैसे, ये जलोग, इसमें जल धन ओक, ये हो जाएगा आपके जलोग। और एक इस जलोग शब्द और होता है, जलोग जल धन ओक, एक होता है मौषध, उसकी जगह क्या हो जाएगा, महाधन औषध। औषध में डबल मात्रा होती है, औषधि में एक मात्रा होती है, इस चीज को स्पष्ट ध्यान रखें। और इसका अपने एक उदाहरण और देख सकते हैं, जैसे कि हितैषी शब्द है, हित धन ऐश, क्या हो जाएगा, हितैषी, हित ऐक्य, हित धन ऐक्य, हितैक्य। तो ये हमारी प्रतिसंधि पूरी होगी ऊपरी तौर पर। और इसे योग है कम समय में अधिकतम कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए आप संपर्क कीजिए जीआर स्टडी ऐप से, जहां पर सब कुछ मिलता है, लेकिन साथ में एक और चीज मिलती है, वो समय की बचत। समय की बचत, सटीक और सुझावपूर्ण काम आने वाली चीजें। अब हमारी इसकी दूसरी संधि शुरू होती है, स्वर संधि के बाद में इसका दूसरा रूप व्यंजन संधि। अपन पढ़ रहे व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि के भी अलग अलग, जैसे इसमें घोष व्यंजन संधि होती है, जैसे जसत्व संधि भी क्या था सत्व का। अब जसत्व संधि कैसे है, व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन के सामने स्वर और व्यंजन आएगा, ठीक है, तब आपकी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। इसका पहला ही उदाहरण घोष संधि, जिसे अपन और कहते हैं जसत्व संधि, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कचट तक क अलंत च अलंत त ट अलंत त अलंत प अलंत के सामने अगर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा य र ल व ह और सभी स्वर आ जाए तो कचट तक के स्थान पर गचट दब हो जाता है। अब कैसे, क च ट त प, इसके सामने अगर किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा प्लस य र ल व और सभी स्वर ये आ जाए तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, क्रमशः तीसरा। कहने का मतलब यह है ग ज ड द और ब, यानी कि पहले का तीसरे में बदल जाता है और तीसरे का पहले में बदल जाता है। उदाहरण के तौर पे जगत धन ईश, क्या हो जाएगा, जगदीश। वाग धन ईश, वागीश। वाक धनीश, वागीश। और भी इसके उदाहरण समझते हैं। घोष संधि ये कहती है जो घोष वर्ण है उसके सामने अगर तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए और उसके साथ ये लगा और सभी स्वर हो तो उसके स्थान पर, पहले के स्थान पर तीसरा हो जाता है। जब विच्छेद होगा तो तीसरे के स्थान पर वापस पहला हो जाएगा। जगदीश को तोड़ोगे तो द के स्थान पर वापस त हो जाएगा। वाक धनीश, वागीश हो गया। उसी प्रकार जैसे उसमें च वाला उदाहरण भी हो सकता है जिसमें च के स्थान पर क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। तो उत धन जैन, सही उत धन जैन, और वापस उसको तोड़ेंगे तो उत जैन हो जाएगा। अब इसका तो दूसरा उदाहरण ये जसत्व संधि होगी। और जसत्व संधि के और भी अगर अपन उदाहरण करना चाहे तो जैसे कि अजंता है, भगवद गीता है। अब भगवद गीता शब्द लिखा हुआ है, भगवद गीता कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है भगवद गीता। इसको तोड़ोगे तीसरा वर्ण है, पहला हो जाएगा।
और जोड़ोगे पहले का वापस तीसरा हो जाएगा आपका भगवत गीता। अजंता, अजंता एलोरा की गुफाएं देखी होगी या सुनी भी होगी, महाराष्ट्र में है। अच धन अंता, अजंता। और उदाहरण के तौर पे भी अपन ले सकते हैं, जैसे कि अब्ज, अप धन ज, तो का भाई बन रहा है अब्ज, और एक होता है अब्द, अप धन द, अब्द। शताब्दी में जो अब्द शब्द होता है, अब्द का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। अब घोष संधि, ये जसोत संधि होगी जिसमें कचट तक के स्थान पर अगर सामने कोई अघोष वर्ण, या जिसमें कह सकते हैं अपन तीसरा और चौथा वर्ण य ह, और उसके साथ ही सभी स्वर आ जाए, तो उस कचट तक के स्थान पर गजट हो जाता है। ये तो संधि होते वक्त होता है, और गजट जब वापस टूट के कचट तक कब होता है, जब संधि का विच्छेद हो जाता है। तो ये हमारी व्यंजन संधि का पहला रूप। व्यंजन संधि का दूसरा रूप अघोष संधि या चरत्व संधि। कौन सी संधि? अघोष संधि या चरत्व संधि। अघोष संधि या चरत्व संधि। इसमें क्या होता है, अघोष संधि या चरत्व संधि में जो आपका म है, सॉरी द के सामने अगर कचट तक इनमें से कोई भी इन वर्ग का आ जाए, यह वह आ जाए, तो उस द के स्थान पर क्या हो जाता है, द के स्थान पर हमेशा त हो जाता है। द के सामने कचट तक जो शब्द अपन ने उसमें लिए थे वही शब्द अगर इसमें इसके सामने आ जाए, जिसमें क, त, थ, स, य आदि शब्द हो, तो द का क्या हो जाता है, त हो जाता है। द और सामने आ जाए क, त, थ, स, इस द के स्थान पर क्या हो जाएगा, त। कैसे होता है, जैसे उद धन तीर्ण, क्या हो जाएगा, उद धन तीर्ण, उत्तीर्ण। उसी प्रकार एक और शब्द होता है इसमें, जैसे उत्कीर्ण, उद धन किरण होता है, उत्कीर्ण हो जाएगा। अब कैसे, ये आपका था उद और इसमें किरण, सामने क आ गया, तो यहां पर हो जाएगा उ त किरण। अघोष संधि या चरत्व संधि, जिसमें अपने त का आगमन, चरत्व का मतलब ही यही है कि द के सामने अगर क, त, थ, स वगैरह आते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, द के स्थान पर त हो जाएगा। ये हमारी चरत्व संधि कहती है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को सॉल्व करें। जितने ज्यादा आप उदाहरण पढ़ोगे, जितने उदाहरणों को ज्यादा सॉल्व करोगे, संधि उतनी ही सटीक ढंग से पढ़ पाओगे। यह संधि का नियम है। और वैसे शिक्षा का भी यही नियम है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जावते शिल्प पर निशान। रस्सी बहुत कॉमन चीज होती है, लेकिन जब वो चलती है ना, अब वर्तमान में वो परिस्थितियां रही नहीं। वर्तमान में तो आज आधुनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक का युग है, विज्ञान का युग है, इस विद्युत का युग है। और आप ही देख सकते हो कि मैं कहीं खड़ा हूं, जिस धरातल पे मैं खड़ा हूं उस धरातल से आप कोसों दूर है, मीलों दूर है, फिर भी आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, और मेरे द्वारा किए गए कृत्य को आप देख पा रहे हैं, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को आप ग्रहण कर पा रहे हैं। ये सब आधुनिकता की देन है। उसमें क्या होता है, पहले के जमाने में जब कुएं से पानी खींचने के लिए रैट बने होते थे सीमेंट के, और उनके ऊपर से बाल्टी अंदर डाल डाल के पानी खींचा जाता था, और पानी खींचने के लिए सूत की रस्सी होती थी। लेकिन उस रस्सी के घाव इतने गहरे हो जाते कि वो शिलाएं टूट जाती थी, शिलाओं का जो रैट होता था उस पे निशान पड़ जाते थे। तो अभ्यास करने से सब कुछ संभव होता है। आप अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसे हूं या वैसे हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा दिमाग भी वही है जिसमें 32 लाख किताबों को स्टोरेज किया जा सकता है, और आपका दिमाग भी वही है जिसमें 32 लाख किताबों को स्टोरेज किया जा सकता है। क्षमता वही है, बस क्षमता का मतलब यही है कि आप जितनी कोशिश करोगे आप उतना ही पाओगे। चलो अपन पढ़ रहे थे अघोष संधि।
अगोस्थ संधि में चरत्व संधि इसका दूसरा नाम है, इस अगोस्थ संधि को पढ़ लिया था। और इस व्यंजन संधि का जो तीसरा रूप है जिसमें अपने अनुनासिक व्यंजन संधि है, कौन सी संधि है? अनुनासिक व्यंजन संधि। इसके दो रूप होते हैं, अनुनासिक व्यंजन संधि। अब अनुनासिक व्यंजन संधि में एक तो होता है पूर्व सवर्ण, ठीक है। पूर्व सवर्ण का मतलब क्या हुआ? जिसमें पहले पूरा वर्ण होगा और फिर पांचवा वर्ण या आफ वर्ण होता है। पूर्व सवर्ण या पर सवर्ण, कचट तप और उसके साथ में एक द भी शामिल है, ठीक है ना। पूर्व सवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि में क च त एक द शामिल है और प, इनके सामने किसी भी वर्ग का 5